हेलो स्टूडेंट, हम लोग नाइन्थ क्लास में जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। और कोशिका के अंतर्गत कोशिका संरचना को हम लोग देख रहे थे। कोशिका संरचना के अंतर्गत हम लोग देख चुके थे कि कोशिका आवरण को हम लोग देख चुके थे। चाहे ग्लाइकोकाइलिस की बात किया जाए, चाहे जीव द्रव्य कला की बात किया जाए, चाहे कोशिका भित्ति की बात किया जाए, इसको हम लोग संपूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके थे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जीव द्रव्य यानी कोशिका के अंतर्गत जो भाग होता है जीव द्रव्य का भी हम लोग अध्ययन कर चुके थे। उसी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की कोशिकांग होता है, जो कि एकल कला युक्त कोशिकांग होता है, दोहरी कला युक्त कोशिकांग होता है तथा कला रहित कोशिकांग होता है। दोहरी कला युक्त कोशिकांग लवक तथा माइटोकांड्रिया का हम लोग अध्ययन कर चुके थे तथा एकल कला युक्त कोशिकांग के अंतर्गत रिक्तिका का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज एकल कला कोशिकांग के अंतर्गत एकल कला कोशिकांग के अंतर्गत हम लोग अंतःद्रवी जालिका का अध्ययन करेंगे। अंतःद्रवी जालिका का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 कि यह क्या है। अंतःद्रवी जालिका एकल कला युक्त कोशिकांग है। यह एकल कला युक्त कोशिकांग है। इसकी अगर संरचना की बात किया जाए तो इसकी संरचना कैसा होता है, तो अंतःद्रवी जालिका की संरचना चपटी, शाखित तथा नलिकाकार होता है। नलिकाकार होता है। एक और इसकी विशेषता लिखते हैं तब। तथा यह कोशिका के अंतर्गत जो अंदर की तरफ केंद्रक कला तथा बाहर की ओर जीव द्रव्य कला से लगा होता है या चिपका होता है। प्रत्येक जो कोशिका होती है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है और यह क्या है, यह केंद्रक है, तो इसकी संरचना यानी अंतःद्रवी जालिका की संरचना कैसी होगी, तो वह उसकी संरचना चपटी, शाखित तथा नलिकाकार होती है। तथा यह कहाँ से अंदर की तरफ केंद्रक कला से लगा होता है, केंद्रक कला से लगा होता है, जबकि बाहर की ओर जीव द्रव्य कला से लगा होता है। यानी इसकी संरचना की बात किया जाए तो इस प्रकार की संरचना होता है। इस प्रकार की संरचना होता है। यह संपूर्ण कोशिका में पाया जाता है। यानी कहा जाए तो यह कोशिका के अधिकांश भागों में अंतःद्रवी जालिका पाया जाता है। और यह क्या करता है, कोशिकाओं को विभिन्न शाखाओं में बांट देता है। इसीलिए कोशिका को अंदर से देखने पर यह कैसा महसूस होता है, कोष्ठक के समान महसूस होता है।
तो इसीलिए इसमें इसकी संरचना कैसी होती है, चपटी होती है तथा शाखित होता है और नलिकाकार होती है, नली के समान आकृति होती है। अगर हम कहें तो इसको यहां पर भी एक बना सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। यह क्या है, अंतःद्रवी जालिका है। जालिका है। इसमें अन्य चीज को देखते हैं। इसके पृष्ठ पर यानी अंतःद्रवी जालिका के कुछ अंतःद्रवी जालिका के पृष्ठ पर राइबोसोम चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यह क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम्स हैं। इस आधार पर यानी कि राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अंतःद्रवी जालिका को दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 चिकनी अंतःद्रवी जालिका, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER से इंगित किया जाता है। जबकि अगर दूसरे की बात किया जाए तो खुरदरी या रुच या खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, इसको RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंडिकेट किया जाता है। तो चिकनी अंतःद्रवी जालिका किसको कहते हैं, हमने अभी बताया कि जो कोशिका के अंतर्गत अंतःद्रवी जालिका होती है, कुछ अंतःद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। वह क्या काम करते हैं, तो प्रोटीन के संश्लेषण का काम करते हैं। तो यहाँ पर संश्लेषण हम देखते रहेंगे। यह चिकनी अंतःद्रवी जालिका यानी कि कुछ अंतःद्रवी जालिका होती हैं जिनके सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और इसीलिए उनका जो सतह होता है वह सतह चिकना होता है और इसीलिए उसको चिकनी अंतःद्रवी जालिका के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जो इंडिकेट हम लोग करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER से इंडिकेट करते हैं। अब इसको एक लाइन में कहें तो राइबोसोम्स अनुपस्थित। ठीक उसी प्रकार से रुक्ष या खुरदरी अंतःद्रवी जालिका यानी कि जिस अंतःद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं वह उन्हें हम लोग खुरदरी अंतःद्रवी जालिका या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से अंतःद्रवी जालिका क्या होती है, दो प्रकार की होती है। चिकनी अंतःद्रवी जालिका जिसको किससे इंडिकेट किया जाता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंडिकेट किया जाता है। इसकी सतह पर राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगर दूसरे की बात किया जाए तो रुक्ष या खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, तो RER से इंडिकेट किया जाता है। इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इस पर यानी कि इस अंतःद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, चिपके होते हैं। अब हम लोग अंतःद्रवी जालिका का कार्य देखते हैं।
बहुत छोटे छोटे बच गए हैं। अंतःद्रवी जालिका का कार्य। अंतःद्रवी जालिका का कार्य, नंबर 1 कार्य क्या होगा? तो यह संपूर्ण कोशिका में कोष्ठक के समान बिखरा हुआ होता है और यही कारण है कि यह कोशिका को एक यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी कोशिका को यांत्रिक ढांचा प्रदान करता है। अभी हमने कहा ना कि यह कोशिका के लगभग अधिकांश भाग में अंतःद्रवी जालिका इस तरह से पाया जाता है, जो कि यह केंद्रक कला है तथा यह जीव द्रव्य कला है। यह अंदर की ओर केंद्रक कला से चिपका होता है, जबकि बाहर की ओर यह जीव द्रव्य कला से चिपका होता है और इस प्रकार से पूरे कोशिका को यह कोष्ठकों में बांट देता है। तो इस प्रकार से यह क्या करता है? यह कोशिका को यांत्रिक ढांचा प्रदान करता है, नंबर 1। नंबर 2 की यदि बात करें तो कोशिका को संपूर्ण भाग में बांटने के बाद इसका पृष्ठीय सतह बढ़ जाता है, यानी अंतःद्रवी जालिका कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के लिए अत्यधिक पृष्ठीय सतह उपलब्ध कराता है। अब कैसे पृष्ठीय सतह उपलब्ध कराता है? जैसे यहां पर यह केंद्रक द्रव्य यहां पर पाया जाएगा, बाहर से यह जीव द्रव्य है, तो कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया करते हुए आएगा तो इसको ऐसे मूवमेंट करना पड़ेगा, जिसके कारण यह क्या हो जाता है? यह अत्यधिक पृष्ठीय सतह उपलब्ध कराने का काम करता है। तीसरा इसका कार्य क्या होगा? जो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होती है, यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका क्या काम करती है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की संश्लेषण कौन करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण अंतःद्रवी जालिका करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। नंबर 4 इसके कार्य क्या है? जो चिकनी अंतःद्रवी जालिका है, यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका क्या काम करती है? तो लिपिड का संश्लेषण करती है। और हमने बताया था कि लिपिड क्या होता है? संश्लेषण करती है। हमने बताया था कि लिपिड क्या होता है? तो एक प्रकार का वसा होता है। अब अंतःद्रवी जालिका का लास्ट जो कार्य होता है, 5वां कार्य होता है, वह क्या करती है? वह कोशिकीय पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करती है, यानी यह कोशिकीय पदार्थों को एक स्थान से
दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करती हैं, पहुंचाने का काम करती हैं। यह है आपका अंतःद्रव्य जालिका का कार्य। यानी कि उसका पहला कार्य क्या है, तो कोशिका को यांत्रिक ढांचा प्रदान करती है, क्योंकि यह कोशिका के अंतर्गत संपूर्ण कोशिका को कोष्ठकों में बांट देती है। क्योंकि अभी हमने बताया कि यह क्या होती है, यह केंद्रक कला तथा जीवद्रव्य कला से चिपकी होती है और कोशिका के अधिकांश भाग में अंतःद्रव्य जालिका पाई जाती है। इसीलिए यह क्या करती है, यांत्रिक ढांचा प्रदान करती है। दूसरे यदि कार्य की बात करें तो यह दूसरा कार्य क्या करती है कि अंतःद्रव्य जालिका कोशिका के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यानी कहने का अर्थ है कि यह जो कोशिका के अंतर्गत अंतःद्रव्य जालिका है, यह क्या करती है, अत्यधिक सरफेस उत्पन्न करती है, यह अत्यधिक पृष्ठीय सतह उत्पन्न करती है, जिससे इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया होता है। तीसरे अगर कार्य की बात करें तो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर जो राइबोसोम्स होते हैं वह किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है वह किसका संश्लेषण करती है, तो वह लिपिड का संश्लेषण करती है। और लास्ट इसका कार्य है कि यह कोशिकीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। यह है अंतःद्रव्य जालिका का कार्य। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, एकल कला युक्त कोशिकांग के अंतर्गत एकल कला युक्त कोशिकांग के अंतर्गत हम लोग अब देखते हैं गाल्जी काय को। गाल्जी काय, इसको गाल्जी उपकरण भी कहते हैं, उपकरण भी कहते हैं। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यानी तीनों नामों से इसको जाना जाता है। इसकी पहले अगर नंबर 1 की बात करें तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो गोल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया, कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया। कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो गोल्जी काय जो होता है वह गोल्जी काय जंतुओं में इसे गोल्जी काय, इसमें जो नाम लिखे हैं तीनों नाम गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यानी जंतु में जो गोल्जी काय पाया जाता है उसे जंतुओं में गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। लेकिन पादपों में यानी कि पौधों के कोशिकाओं में इसको किस नाम से जाना जाएगा, लेकिन पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, डिक्टियोसोम्स कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। यानी कि पादपों के कोशिकाओं में जो गोल्जी काय होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें, यानी कि जो गोल्जी काय होता है उसकी भी संरचना नलिकाकार चपटी संरचना पाई जाती है। कुछ जो गोल्जी काय होते हैं वह थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। अगर हम कोशिका के अंतर्गत इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना ये सिस्टर्नी की तरह होता है,
यानी नलिकाकार होता है, नलिकाकार होता है। और कुछ जो गोल्जी काय होते हैं वह थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत होते हैं। हम जानते हैं कि यह क्या है, यह एकल कलायुक्त कोशिकांग है, यानी कि यह क्या होता है, एक कोशिका के अंतर्गत बंद होता है। और इसमें भी यानी गोल्जी काय में भी क्या होता है, ये तरल पदार्थ भरे होते हैं, ये तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, ये गोल्जी काय है, गोल्जी काय है, ये कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है, यह कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। तो हम कोशिका को, संपूर्ण कोशिका को नहीं बता रहे, चित्र नहीं बनाए, केवल गोल्जी काय का चित्र बना है। इसमें जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको भी क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसके मैट्रिक्स में यानी गोल्जी काय के मैट्रिक्स में क्या भरा होता है, तो प्रोटीन होते हैं, फास्फोलिपिड होता है, एंजाइम्स होते हैं तथा विटामिन्स भरा होता है। जबकि जो थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना, उसमें पॉलीसेकेराइड भरा होता है, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड भरा होता है। तो इसकी संरचना के अंतर्गत हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी विशेषता के अंतर्गत कि जो गोल्जी काय की संरचना, गोल्जी काय की संरचना चपटी नलिकाकार तथा कुछ थैलीनुमा संरचना की होती हैं, अब इसके अंतर्गत लास्ट जो इसकी विशेषता है कि गोल्जी काय के अंतर्गत, यानी गोल्जी काय के अंतर्गत तरल पदार्थ जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, उस मैट्रिक्स में क्या भरा होता है, उस मैट्रिक्स में प्रोटीन, लिपिड तथा एंजाइम तथा विटामिन्स भरा होता है, तथा इसके थैलीनुमा संरचना में पॉलीसेकेराइड भरा होता है, तो ये है गोल्जी काय के विषय में कुछ खासियत। गोल्जी काय को किस नामों से जाना जाता है, तो गोल्जी काय को गोल्जी कॉम्प्लेक्स तथा गोल्जी उपकरण के नामों से भी जाना जाता है। गोल्जी काय की खोज किसने किया था, तो गोल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें तो यह जंतु कोशिकाओं में इस कोशिकांग को हम लोग गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, इसको गोल्जी काय के भी नाम से जानते हैं। लेकिन जो पादप की कोशिकाओं में गोल्जी काय होता है उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। उसके बाद गोल्जी काय की संरचना कैसी होती है, तो गोल्जी काय की संरचना चपटी नलिकाकार तथा कुछ थैलीनुमा संरचना की होती है। जैसा कि हमने इसको यहाँ पर गोल्जी काय का एक चित्र बनाए हुए हैं, तो यह कैसी है, यह चपटी नलिकाकार संरचना होती है और तथा कुछ क्या होती है, थैलीनुमा संरचना की होती हैं। कह रहा है कि गोल्जी काय के अंतर्गत तरल पदार्थ भरा होता है। अभी हमने कहा कि गोल्जी काय के अंतर्गत क्या होता है, ये तरल पदार्थ भरा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। गोल्जी
कायका मैट्रिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं तथा इसमें विटामिन भी पाया जाता है। जबकि जो थैलीनुमा गोल्जी काय होता है उसके अंतर्गत क्या भरा होता है, तो पॉलीसेकेराइड भरा होता है। अब गोल्जी काय का कार्य देखते हैं। चूंकि हम इसका नोट्स नहीं देते हैं इसलिए हम लिख देते हैं कि अगर आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकता होगा तो आप लोग इससे नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी बना सकते हैं, या मैं बोल रहा हूं तो उसको सुन करके भी बना सकते हैं। अब गोल्जी काय के कार्य, गोल्जी काय का कार्य। गोल्जी काय काम क्या करता है, तो नंबर 1 की बात करें तो गोल्जी काय कोशिका कला कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, इसका नंबर 1 कार्य है। नंबर 2 कार्य की अगर बात करें तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हाँ, यह कोशिका विभाजन के दौरान हम जानते हैं कि एक नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो नई कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। तो कोशिका विभाजन के दौरान गोल्जी काय प्लेट्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर कार्य की बात करें तो यह इसका नेक्स्ट कार्य होता है कि कोशिका के अंतर्गत, यानी तीसरा कार्य है कि कोशिका के अंतर्गत उत्सर्जी पदार्थों को, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करता है। कोशिका से बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद की अगर बात करें तो यह चौथा काम क्या करता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड का श्रवण तथा संचय करता है। तो इसके गोल्जी काय के कार्य के अंतर्गत क्या होता है कि जो कोशिका कला होता है, कोशिका भित्ति होती है तथा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। या फिर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसका क्या करते हैं, संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है, तो गोल्जी काय के द्वारा होता है। इसके अगर दूसरे कार्य की बात करें तो कोशिका जब विभाजित होती है तो कोशिका के विभाजन के दौरान गोल्जी काय
प्लेट का निर्माण करता है, जिससे कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। कोशिका के अंतर्गत उत्सर्जी पदार्थ, विभिन्न कोशिका के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन होता है, और उन पदार्थों को कोशिका से बाहर भेजने का काम कौन करता है, गोल्जी काय कहता है। और इसीलिए इसको गोल्जी काय को हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। अगर नेक्स्ट और लास्ट कार्य की बात करें तो कोशिका के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, लिपिड की बात करें, इसका कार्य क्या करता है, इसका श्रवण भी करता है और इसका संचय करने का भी कार्य करता है। तो ये है आपका गोल्जी काय की संरचना तथा गोल्जी काय क्या कार्य करता है उसके विषय में। अब हम लोग एक एकल कला युक्त कोशिकांग के अंतर्गत एक और कोशिकांग को देखते हैं, लयनकाय को देखते हैं, जिसको हिंदी में लयनकाय तथा अंग्रेजी में इसको बोला जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स इसको लयनकाय हिंदी नाम है, लेकिन आप इसके इंग्लिश नाम को ही जानिए लाइसोसोम। पहला नंबर कि लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम की जो संरचना होती है वह यहां तो स्पष्ट है कि यह एकल कला युक्त कोशिकांग है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर हेडिंग ही है कि हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, तो कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले एकल कला युक्त कोशिकांग का अध्ययन कर रहे हैं। अब एकल कला युक्त कोशिकांग यानी कि यह लाइसोसोम भी क्या होगी, एकल कला युक्त कोशिकांग होगी। इसकी जो संरचना होता है वह थैलीनुमा संरचना होता है, यानी कि वैकुल्स होता है, रिक्तिका की तरह इसकी संरचना होती है। और इसके बाहर क्या पाए जाते हैं, एक कला पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, और झिल्ली के अंतर्गत तरल पदार्थ पाया जाता है। इसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, वह अनिश्चित संरचना की होती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो अंतःद्रवी जालिका तथा जो गोल्जी काय के द्वारा स्रावित पदार्थों से लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत देखते हैं तो इसकी खासियत है, तो यह क्या होती है, लाइसोसोम्स एकल कला युक्त कोशिकांग होता है। नंबर 1 कोशिकांग होता है, एकल कला युक्त कोशिकांग होता है। नंबर 2 की यदि बात करें तो इसकी आकार यानी कोशिका के अंतर्गत लाइसोसोम्स का आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज की बात करें तो यह क्या है कि यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यानी लाइसोसोम ये तो इंपॉर्टेंट है, ये है, लेकिन इसको यदि बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम्स जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तथा पादप कोशिकाओं नहीं पाया जाता है तथा कुछ पादप के कोशिकाओं में भी पाया जाता है। यानी कि सभी पादप कोशिकाओं में, सभी पादपों यानी सभी पौधों की कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। कहने का अर्थ ये है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनकी कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। यह जो स्तनधारी
इसको नेक्स्ट की बात करें तो स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनके आरबीसी में, प्राणियों के आरबीसी आरबीसी के विषय में बताया था कि आरबीसी क्या होती है, एक प्रकार की कोशिका होती है। यह तरल ऊतक के अंतर्गत आता है। जब भी इसको हम लोग रक्त पढ़ेंगे या ऊतक का अध्ययन करेंगे और ऊतक के अंतर्गत तरल ऊतक के रूप में लसिका तथा रक्त का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत हम आरबीसी के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना हम लोग जानते हैं कि आरबीसी की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो गोल होती हैं और चपटी होती हैं तथा बीच में क्या होती हैं, उभरी होती हैं और इसी के ऊपर श्वसन वर्णक पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये हम बता चुके हैं। अब यहां पर क्या है कि जो लाइसोसोम के विषय में कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणियों में जो आरबीसी की कोशिका होती है, आरबीसी की कोशिका होती है, आरबीसी की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी यानी आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस, तो डब्ल्यूबीसी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इसके विषय में बात करें एक और इसका कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय अभी हम लोग जिसको पढ़े तथा अंतःद्रवी जालिका, इसको हम लोग अभी पढ़े, द्रवी जालिका के द्वारा स्रावित पदार्थ से होता है, स्रावित पदार्थ से होता है। तो इसके विषय में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यह क्या है, एकल कला युक्त कोशिकांग है। नंबर 2 की अगर बात करें तो कोशिका के अंतर्गत जो लाइसोसोम का आकार होता है वह निश्चित आकृति की नहीं होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो लाइसोसोम जंतु की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप के कुछ ही पादप की कोशिकाओं के अंतर्गत लाइसोसोम पाया जाता है, अन्यथा पादपों में लाइसोसोम, पादप की कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो स्तनधारी प्राणियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की कोशिका में यह क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसकी आकृति के विषय में अभी हमने बताया कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति एक झिल्ली के अंतर्गत तरल पदार्थ भरा रहता है, रिक्तिका की तरह इसकी भी संरचना होता है, यानी कि यह क्या होता है, एक रसधानी की तरह होता है, और इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। और यह तरल पदार्थ क्या होता है, हाइड्रोलेज होता है। यह इसके विषय में हम बताएंगे, हाइड्रोलेज होता है। तो इसको हम लोग कार्य देखते हैं कि लाइसोसोम का कार्य क्या है। लाइसोसोम का कार्य, हाइड्रोलेज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो है कि यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। आरबीसी की स्तनधारी प्राणियों के आरबीसी की कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट है। और इसके जो रसधानी होती है उसमें हाइड्रोलेज नामक एंजाइम्स पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम्स का कार्य, लाइसोसोम का कार्य,
अब लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, जो हाइड्रोलेज होता है वह क्या होता है, घातक पदार्थ होता है, घातक एंजाइम होता है। तो करता क्या है कि कोशिका को मृत होने या क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम अपघटित करता है। यानी होता क्या है कि जब कभी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत होने लगती है तो यह लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है, और फटने के बाद इसमें जो हाइड्रोलेज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं वह क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या कर लेती है, पचा जाती है, समाप्त कर देती है। इसीलिए इसको काम क्या है, अपघटन का काम है। तथा इसके अंतर्गत एक और इसीलिए इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है। आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है, तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोला जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 इसके क्या खासियत होती है, जो भोज्य पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कोशिका के भोज्य पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ, कुछ अपशिष्ट होते हैं कोशिका के अंतर्गत, अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित करती है या पाचन करती है, अपघटित करती है। इसको पाचन भी कर सकते हैं, पाचन करने का काम करती है, पाचन करने का काम करती है। यह तीसरा इसका कार्य क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तीसरा, हाँ, डब्ल्यूबीसी की कोशिका में अभी हमने बताया कि लाइसोसोम्स डब्ल्यूबीसी की कोशिका में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है तथा बाहर से आने वाले, यानी हमारे शरीर के अंतर्गत डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य है, यानी कि बाहर से जो बैक्टीरिया और वायरस आते हैं उसको क्या करने का काम करते हैं, पकड़कर मारने का काम करती है। यानी कि लाइसोसोम का कार्य क्या है कि डब्ल्यूबीसी की कोशिका में उपस्थित होता है तथा बाहर से आने वाले जीवाणु विषाणु तथा हानिकारक पदार्थों को मारने का काम करता है। भाई इसीलिए तो इसको क्या कहा जा रहा है, आत्मघाती थैली कहा जा रहा है। तो यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश करते हैं तो उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो यही इसका कार्य है, यानी कि लाइसोसोम क्या करता है कि जो कोशिकाएं मृत होने लगती हैं, चाहे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो लाइसोसोम फट जाता है, और फटने के बाद जो इसमें हाइड्रोलेज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं वह कोशिकाओं को क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। तथा इसका दूसरा काम क्या है कि कोशिका के अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ होता है तथा कोशिका के अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को पाचन का काम यानी अपघटन का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। अगर तीसरे कार्य की बात करें तो लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में, अभी हमने बताया कि यह स्तनधारी प्राणियों के आरबीसी की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में जब जो लाइसोसोम होता है वह कार्य क्या करता है कि बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों,
चाहे जीवाणु की बात करें चाहे विषाणु की बात करें, उनका क्या करता है, भक्षण करने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है। यही है आपका लाइसोसोम। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। इस थैली के अंतर्गत क्या चीज भरा होता है, तो हाइड्रोलेज भरा होता है, इतना याद रखिएगा। तो इस प्रकार से है एकल कला युक्त कोशिकांग के अंतर्गत हम लोग 4 प्रकार के कोशिकांग को देखें, यानी कि अंतःद्रवी जालिका को देख लिए, उसके बाद हम लोग रेक्टिका को देख लिए, तीसरा हम लोग देखे गाल्जी काय को देख लिए, तथा चौथा हम लोग लयन काय या इसको अंग्रेजी में लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम को भी हम लोग संरचना तथा कार्य देख चुके हैं। अब अगले दिन हम आते हैं तो उसके अंतर्गत जो कोशिकांग है, जो कला रहित कोशिकांग है, तो कला रहित कोशिकांग तथा केंद्रक का हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।